तो चलिए भैया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स, ठंडी के दिनों में आप सभी को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई। क्लियर। और पढ़ाई भी करना है, भले ही रज़ाई में छुप जाना पड़े भाई, कहीं भी कोने में रज़ाई के अंदर या कंबल के अंदर ही छुपकर पढ़ाई करते रहिए। और आप सभी ठान लीजिए कि भाई फोड़ कर ही आना है। और आपके लिए लगातार स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन भी लेकर आ रहे हैं। मॉडल पेपर हो गया 2024 के सारे पेपर्स तो हमने करा ही दिए हैं, अब हम पेपर्स करा रहे हैं मॉडल वाले। क्लियर। और ये टॉपर सीरीज है, ऐसा नहीं कि बस आपको दिखा रहे हैं, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को करा रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरी वाले सवाल हो, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हम यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको फंसाते हैं ना, तो हम आपको अच्छे से सॉल्व कराएंगे, अप्रोच बताएंगे सवालों को करने का। क्लियर स्टूडेंट्स, सारे न्यूमेरिकल्स आपको हम सॉल्व कराएंगे, टेंशन मत रखिए, ठीक है। चलो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पेपर्स को सॉल्व करेंगे, आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि बोर्ड एग्जाम में भी पेपर सामने आएगा तो फोड़ कर रख देना है हर एक सवालों का। जिस तरह हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करते हैं, वहाँ पर आप पोस्टमार्टम करके आओगे। यही सोचकर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। क्लियर। तो मैक्स श्योर सारे वीडियोस को देखिए। क्लियर, जितना हो सके आप देखिए, 4 देख सकते हो, 3 देख सकते हो, प्रैक्टिस लेकिन जरूर करिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के पेपर्स का। बस हम ये आपसे कह रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो तो आज इस वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। और मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि इस वीडियोस को हमारे ज़्यादा बच्चों तक शेयर करके पहुँचाते रहिएगा, ताकि वो भी कंबल रजाई में रहकर अपनी पढ़ाई बेहतरीन कर सके, ठीक है। चलिए, और वीडियोस को मेहनत के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए स्टूडेंट्स। और कमेंट में भी जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। क्लियर, मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये बस आप कमेंट जरूर कर देना पेपर देखने के बाद, मज़ा आया कि नहीं सॉल्व करके। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। हाँ, और जुड़े रहना आप सभी से सब्सक्राइब करके, अगर आपने नहीं किया है तो, जिससे कोई पेपर आपसे मिस ना हो पाए। क्लियर। चलो, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स कि किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट पर मीटर तथा न्यूटन पर कूलम दोनों ही हैं। भाई, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों ही है, वो भौतिक राशि आपको पूछा है, इसमें से कौन सा है स्टूडेंट्स, ठीक है। विभवांतर का तो वोल्ट होता है भाई, तो इसका वोल्ट पर मीटर मात्रक नहीं होता। वैद्युत फ्लक्स का भाई, वैद्युत फ्लक्स का स्टूडेंट्स क्या होता है बताइए, मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? नहीं, हमने बताया था, याद करिए स्टूडेंट्स, एक मॉडल पेपर कराया था, इसके पहले ही हमने बताया था वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका मात्रक। तो बचा कौन हमारा? यही वैद्युत क्षेत्र, यही आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर। ऐसे भी सवाल हो जाते हैं, आप पहचान लो कि कौन नहीं हो सकता, कौन गलत है, जो सही होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है और न्यूटन पर कूलम दोनों ही होता है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ सीखे। क्लियर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो कौन सा परिपथ है, प्रत्यावर्ती है, यानी कि एसी वोल्टेज जुड़ा होगा, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो पूछा गया इस प्रतिरोध में स्टूडेंट्स, एसी करंट में, एसी परिपथ में, एलसीआर सर्किट है आपका, समझ लो, उसमें जो प्रतिरोध होता है उसमें विभवांतर और धारा के बीच कलांतर कितना होता है। तो आपको पता होगा प्रतिरोध में जिधर धारा जा रही होती है उधर ही वोल्टेज भी होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसलिए कलांतर 0 डिग्री है आपका आंसर, ठीक है। चलो, उसके बाद है आप हमारा ग नंबर, पीएस डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। डायोड के एन सिरे पर इतना वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में होगा भाई, चालन ही नहीं होगा स्टूडेंट्स, चालन नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर स्टूडेंट्स। चलो, हाँ, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, घ नंबर क्वेश्चन है, M1 एवं M2 द्रव्यमान के 2 नाभिक संलयन कर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध होगा भाई। क्लियर। देखिए क्वेश्चन ये है ना कि 2 नाभिक आए, एक M1 का, एक M2 का। भाई दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनना चाहिए भाई, M1 + M2 हो जाएगा टोटल द्रव्यमान। लेकिन स्टूडेंट्स, ऊर्जा भी निकल रही है, ऊर्जा कहाँ से निकलेगी, द्रव्यमान ही ऊर्जा में बदल जा रहा है, यानी कि कुछ जो द्रव्यमान है, थोड़ा सा द्रव्यमान भाई, मान लो थोड़ा सा द्रव्यमान निकल गया, किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कहा जा रहा है इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी निकल रही है। इस संदर्भ में स्टूडेंट्स सही क्या होगा,
देखिए जब संलयन किए तो क्या बनाए, m द्रव्यमान बनाए। क्लियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये कम होगा दोस्तों इनके जोड़ से, इनका योग से ये कम होगा क्योंकि कुछ जो हमारा द्रव्यमान है वो ऊर्जा में बदल गया, तो ये वाला स्टूडेंट्स कम होगा उनके योग से। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा ये फोटोन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र है इसमें से। क्लियर, गति मतलब कि कैनेटिक मास, कैनेटिक मास का सूत्र इसमें से कौन है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये कैसे आया वो हम करा देंगे। क्लियर, लेकिन आप याद कर लीजिए ये ज़्यादा नहीं आता ये क्वेश्चन, तो इसको डिटेल में समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद 4 नंबर देखते हैं। एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, देखिए एक गोला है, ठीक है, इस पर आवेश है 10 कूलाम का, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर की। क्लियर है, तो इस गोले के अंदर आप कहीं भी जाओगे वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर क्या होता है, 0 होता है, 0। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गोले के बाहर या गोले के सरफेस पर स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो उसका फॉर्मूला आप लगाएंगे K/r²। हमेशा याद रखें, अगर पूछे कि सतह पर बताइए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर किसी दूरी पर पूछना है तो फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अंदर हमेशा याद रखें 0 होगा। क्लियर, उसके बाद ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं थ्योरी वाले सवालों पर। जो इम्पोर्टेंट है उसका पोस्टमार्टम हम जरूर कर रहे हैं। क्लियर, क्योंकि हमें रिलेवेंट चीज़ें पढ़नी है जहाँ से ही सवाल हिसाब में क्वेश्चन आए। क्लियर, दूसरा है हमारा, दूसरे में देखिए क ख ग कितने सवाल है, 4 तक। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, सब 1-1 नंबर के हैं। वाहनों में पश्यदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम है। देखिए वाहनों में पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगता है उसका नाम है उत्तल दर्पण। क्लियर, चलिए सेकेंड है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कार्यफलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम आपको बताते हैं अच्छे तरीके से। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, कार्यफलन का अर्थ क्या होता है समझिएगा अच्छे तरीके से हमारे साथ। ठीक है, हाँ, लिखा है कि किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ है उस सतह के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। कार्यफलन को दहलीज ऊर्जा भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव में पढ़ा होगा कि अगर किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है, लाइट आती है, क्लियर, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी ऊर्जा हमें चाहिए होगी इस प्रकाश की, वही आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलेंगे, कार्यफलन बोलते हैं। यही होता है कार्यफलन का अर्थ। क्लियर, और कार्यफलन को दहलीज ऊर्जा भी कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, पढ़ जाएं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स आपका कि नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान के बीच संबंध लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये दोनों। आपको बताते हैं नाभिक का आकार, कोई भी नाभिक है उसका जो शेप है और इसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है ए, उनके बीच में क्या संबंध होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, 2024 में भी पूछा गया था ये न्यूमेरिकल इस पर। देखिए जैसे कि नाभिक का आकार किस पे निर्भर करता है, उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है कि नहीं भाई, जितना ज़्यादा त्रिज्या होगा नाभिक उतना बड़ा होगा। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या के बीच में संबंध लिख देंगे, तो वही हमारा आकार और द्रव्यमान संख्या के बीच का संबंध भी हो जाएगा। तो क्या संबंध होता है इन दोनों में, जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो द्रव्यमान संख्या का क्या होता है, घनमूल होता है, द्रव्यमान संख्या का घनमूल के समानुपाती होता है। यही आपको स्टूडेंट्स याद रखना है। और लिखेंगे हम कि भाई स्थिर नाभिक के लिए नाभिक की जो त्रिज्या है वो नाभिक की द्रव्यमान संख्या के घनमूल के लगभग समानुपाती होती है। वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, समझ गए आप सभी स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल आता है कि भाई 2 नाभिक है, उनका द्रव्यमान संख्या आपका 27 है, दूसरे का द्रव्यमान संख्या 8 है, तो उनकी नाभिक के त्रिज्याओं का अनुपात निकालो, तो आंसर आ जाएगा भाई 3/2 सॉल्व करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं स्टूडेंट्स, बताना है भाई कितने जूल है सांबा। क्लियर, देखो किलोवाट आप सभी जानते हो ऊर्जा का मात्रक होता है, हमने अच्छे से लिख दिया है कि आप टेंशन मत ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। क्लियर, उसके बाद इसने दूसरे का 5वां सवाल इसमें पूछा गया है कि किसी आवेशित छड़ के निकट अनावेशित छड़ रख दें तो आवेशित छड़
पर विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई स्टूडेंट्स? अगर एक आवेशित क्षण है जिस पर आवेश है और एक हमने और क्षण रख दिया जिस पर कोई आवेश है नहीं है, कोई आवेश नहीं है स्टूडेंट, इस पर नो आवेश, तो भैया रख देने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो आवेशित था पहले से, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पर कि आवेशित क्षण का वैद्युत क्षेत्र अनावेशित क्षण में आवेश पैदा कर देगा। ठीक है, इससे जो दोस्तों हमारा स्टूडेंट्स आवेशित क्षण है उसमें विभव परिवर्तित होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? जो आपका आवेशित क्षण है वो क्या करेगा? अनावेशित क्षण में आवेश ला देगा, जिसमें आवेश नहीं है उसमें आवेश आ जाएगा। क्लियर? और जो आवेशित क्षण है उसका क्या होगा? उसमें विभव में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर? चलो उसके बाद है पांचवा के बाद छठवां, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करना है। भाई स्टूडेंट्स सिंपल सा एक सीधा तार है आपका, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आपको बनाना है। तो ये देखिए हमने रेखाएं बनाई हैं, इसमें से करंट जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरह चारों तरफ गोल 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 होंगी। ठीक है, और इसको हमने लिखा भी है कि भाई एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चारों ओर घुमावदार होती है और सकेंद्री वृत्त के समान होती है। ठीक है, क्लियर आप सभी को? चलो अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड है हमारा, उसमें हमारे टोटल 4 क्वेश्चंस है। पहला है कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार धारा सुग्राहिता के बारे में पूछता है। आपने देखा होगा अगर हमारे साथ पेपर सॉल्व करते जा रहे हो। देखिए धारा सुग्राहिता क्या होती है? यह स्टूडेंट्स एक विद्युत इंजीनियरिंग में मापक उपकरण की एकता को दर्शाने वाली गुणवत्ता को ही कहते हैं। किसी वैद्युत इंजीनियरिंग में मापक उपकरण की एकता को दर्शाने वाली गुण को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? धारा की सुग्राहिता बोलते हैं। ये कैसे बढ़ाई जा सकती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए ये 3 तरीके से बढ़ाई जा सकती है। पहला आप क्या करो, कुंडली का क्षेत्रफल ही बढ़ा दो। दूसरा क्या कर सकते हो, आप फेरों की संख्या बढ़ा दो। तीसरा आप चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा दो। तो ये 3 तरीका याद रखिएगा, धारा की सुग्राहिता बढ़ाने के 3 तरीके याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ कि प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा का अर्थ समझाइए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये देखिए बहुत रेयर है क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में। हमने नया क्वेश्चन था इसलिए हमने कहा कि चलिए बताते हैं आपको, हो सकता है अगले साल आ जाए, क्योंकि आपने प्रत्यावर्ती LCR परिपथ तो सब पढ़ रखे हैं, यही एक नया था तो हमने ले लिया। हर एक मॉडल पेपर में एक नया क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अच्छी बात है। ख आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा में जो प्रभावित होने वाली शक्ति वह शून्य हो। स्टूडेंट्स अगर प्रत्यावर्ती धारा में प्रवाह होने वाली जो शक्ति है उसमें जो खपत है वह शून्य हो ना, तो उस परिपथ को क्या बोलते हैं? धारा की वाटहीन धारा बोलते हैं भैया। ठीक है, तो ये हो गई वाटहीन धारा। और अब बात करें शक्ति गुणांक क्या होता है भाई? देखिए शक्ति गुणांक आपको बताते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ में जो शक्ति गुणांक है वो परिपथ में प्रभावित होने वाली वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है। यही है स्टूडेंट्स, जो वास्तविक शक्ति है और जो आभासी शक्ति हमें लग रही है प्रत्यावर्ती धारा में, उसका अनुपात होता है शक्ति गुणांक। हो गया क्लियर? चलिए, और ये हो गया वाटहीन धारा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि ये न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा अब आया ना। ये न्यूमेरिकल पूछा गया है स्टूडेंट्स, आप देखे होंगे ये न्यूमेरिकल पिछले वाले मॉडल पेपर में भी था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको कराया जा रहा है बार बार। स्टूडेंट्स दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, ठीक है, तो इस तरंग का तरंग दैर्घ्य का मान निकालना है और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण भी प्राप्त करना है। क्लियर? तो आइए करते हैं भाई, हमें तो काहे का गम है। देखो आपको दिया है स्टूडेंट्स क्या, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक जो कि है 3 × 10⁻⁻⁷ साइन, और इसके अंदर जो कुछ भी होता है स्टूडेंट्स वो। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब चुंबकीय क्षेत्र का कैसे आप निकालोगे? चुंबकीय क्षेत्र में भी स्टूडेंट्स क्या होता है इसका आपका फॉर्मूला ये होता है B0 साइन के अंदर सेम टू सेम जो यहाँ लिखा है यहाँ पर भी वही रहता है। अब बात है ये B0 कैसे निकालें? ये देखो कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, E बराबर होता है बस, E बराबर होता है बस। जी हाँ, B चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया विद्युत क्षेत्र, और C हो गया प्रकाश की चाल। C क्या है भैया? प्रकाश की
चाल है होती है। क्लियर। तो हमें बी चाहिए ना, तो बी निकालने की कोशिश करिए यहाँ से। बी इक्वल्स टू हो जाएगा भैया ई बटे में सी। क्लियर। आई होप आप कर लोगे, फिर भी हम करा देते हैं। ई का मान हो जाएगा 3 इंटू 10 के घाते माइनस का 7 और सी है हमारा 3 इंटू 10 के घाते 8। ये कटा स्टूडेंट्स, और कट कुट के क्या आया, बी का वैल्यू 10 के घाते आपका माइनस का 15, ये आया चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको आप यहाँ पर रख दीजिए और साइड के अंदर जो सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है वह यहाँ पर लिख दीजिए भैया। आपका हो गया स्टूडेंट्स पहला चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त हो गया। अब बात आई तरंग का तरंग दैर्घ्य कैसे निकालें। यहाँ पर नया क्वेश्चन बना कि नहीं। तरंग दैर्घ्य का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है, देखिए एक होता है हमारा सी अपॉन में म्यू, लेकिन स्टूडेंट्स ये हम नहीं लगा पाएंगे, हम अगला दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। क्लियर। एक और फॉर्मूला होता है तरंग दैर्घ्य का स्टूडेंट्स 2 पाई बाई के स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हम लगा सकते हैं क्योंकि 2 पाई तो चलो नियत है, के का वैल्यू स्टूडेंट्स ये है भाई साइन के एक्स प्लस में ओमेगा टी होता है ना, तो के आपका क्या है, ये है 0.5 इंटू 10 के घाते 3। तो के का वैल्यू है यहाँ पर 0.5 इंटू 10 के घाते 3 और 2 पाई तो एक कांस्टेंट है, 2 इंटू 3.14 होता है। क्लियर। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे, क्या करोगे 2 पाई को डिवाइड कर दोगे के से और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन आप कैलकुलेट करिएगा, आपको हम दे रहे हैं अभी, कैलकुलेट करिए लैम्डा का मान। क्लियर। चलो, तो कुछ आपको भी हम देते रहेंगे जिससे आप पेन कॉपी लिए रहो और प्रैक्टिस मेरे साथ आप भी करते रहो। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। प्रति चुंबकीय और अनिचुंबकीय पदार्थों में अंतर को समझाना है। देखिए प्रति चुंबकीय वे पदार्थ होते हैं भैया जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत में चुंबकित हो जाते हैं। जी हाँ, उल्टा, इनमें उल्टा नेचर होता है। देखिए समझाते हैं आपको। जो प्रति चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ही उसी के दिशा में ही चुंबकित होते हैं। ठीक है, देखो याद कैसे हो जाएगा अभी। प्रति चुंबकीय मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत और अनुचुंबकीय मतलब कि जिस तरह चुंबकीय क्षेत्र है उसी की दिशा में चुंबकित होगा, उसी के अनुदिश चुंबकित होगा, अनुदिश अनुचुंबकीय। क्लियर, याद हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, चौथा पे। चलो, तो यहाँ पर है विस्थापन धारा स्टूडेंट्स। क्लियर, क्या है विस्थापन धारा आपको बताना है। तो ये आप देख लीजिए, विस्थापन धारा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। यह तरंगों के विभिन्न प्रकारों के बीच संबंध स्थापित करता है। क्लियर। तो ये है आपका विस्थापन धारा जो हमें वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो व्यवहार है उसको समझने में मदद करता है और हर एक तरंगों के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है। अब इसके आगे पूछा गया है हमें कि भैया 10 के घाते -10 मीटर तरंग की एक्स किरणें, 55 मीटर तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगे और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान है भैया। ये सब कौन सी भौतिक राशि है भैया, सबके लिए एक ही भौतिक राशि बताओ भैया। सबके लिए एक ही भौतिक राशि होगी हमारी तरंग दैर्घ्य। सभी की सभी क्या है, तरंग दैर्घ्य ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, सबके लिए एक भौतिक राशि हमारी तरंग दैर्घ्य होगी, सब तरंग दैर्घ्य ही है। चलिए उसके बाद है हमारा ख, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक नाभिक में अंतर बताइए। सब में 2-2 लाइनें आप लिखोगे, एक एक नंबर मिला के 3 नंबर मिलेगा। तो ये देखिए बता देते, वैसे पता होगा। समस्थानिक भैया जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते, बराबर होते हैं। समभारिक स्टूडेंट्स जिनका स्टूडेंट्स परमाणु द्रव्यमान समान होता है भैया, सॉरी ये समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। क्लियर। और समभारिक जिनका भार द्रव्यमान समान है। क्लियर। और सम न्यूट्रॉनिक भैया जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, जिन दो नाभिकों के बीच न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। क्लियर। इस तरह आप लिखिएगा एग्जाम में अच्छे से कि भैया 2 ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, समस्थानिक। समभारिक जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन क्रमांक अलग अलग होगा,
उन्हें समभारिक, और समइलेक्ट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो बाकी सब अलग हो उन्हें समइलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्लियर। चलिए भैया 3 नंबर भी हाथ में। उसके बाद हमारा ग नंबर, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अर्थ बताना है। ठीक है, दैट इज योर वर्क। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा। उसके बाद है किसी वैद्युत द्विध्रुव में इतना कूलाम और इतना कूलाम के आवेश है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। क्लियर। पूछा गया है द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारे साथ न्यूमेरिकल वाला कराते हैं हम आपको। 2 वैद्युत द्विध्रुव है स्टूडेंट्स हमारा इस तरीके से, इसमें 2 आवेश है +20 म्यू कूलाम का -20 म्यू कूलाम का। ये दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, हमसे पूछा है इस द्विध्रुव के ध्रुव से, ध्रुव आपका ये होता है, इस ध्रुव से हमें जाना है 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय बिंदु जो कि होगा अक्ष पे ही हमें कहीं एक बिंदु है 1 मीटर की दूरी पर भैया, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। क्लियर। तो फॉर्मूला याद करिए क्या होता है बताइए, KP बटे में R का क्यूब होता है, और यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करते कि नहीं, ये हो गया व्यंजक आपका। अब सब कुछ रखिए यहाँ पर। चलिए K पता है, R पता है, लेकिन ये P पता है नहीं। P कैलकुलेट कर लीजिए पहले से, ये होता है Q × L, आवेश और बीच की दूरी। आवेश है 20 माइक्रो कूलाम है, तो इसको कूलाम में बदलेंगे तो 20 × 10⁻⁻6 लिखेंगे, तो ये कूलाम में हो जाएगा। यही लिखना है यहाँ पर 20 × 10⁻⁻6। और दूरी देखिए, दूरी 1 सेंटीमीटर की है, मीटर में होना चाहिए दूरी ना, तो 1 सेंटीमीटर को भैया अगर आप मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे, 10⁻2 से गुणा। ठीक है, 1 का गुणा कर दिया 10⁻2 से, अब सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7, ये हो जाएगा P का वैल्यू हमारा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं जरा, तो वैद्युत क्षेत्र निकालना था ना, कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब कि R की वैल्यू क्या है, 1 मीटर है। चलो ये तो हमारा SI मात्रक में, इसमें कुछ नहीं करना हमें। P का वैल्यू रखेंगे, R का वैल्यू रखेंगे, K का वैल्यू रखेंगे, 2 है ही वैद्युत क्षेत्र। कैलकुलेट करते हैं आइए। चलिए कैलकुलेशन आपको ही देंगे जिससे आप भी प्रैक्टिस कर पाओ। 2 × K का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है। मल्टीप्लाई में P का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻7। उसके बाद में स्टूडेंट्स R क्यूब मतलब 1 मीटर का क्यूब। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए आप सभी। ठीक है, निकाल लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया फिर एक न्यूमेरिकल है, मज़ा आ गया। देखो प्रैक्टिस अच्छा होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से। किसी सेल के वैद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर बता दीजिए पहले। देखिए भैया, वैद्युत वाहक बल आपका स्टूडेंट्स क्या होता है, किसी सेल में वैद्युत वाहक बल आप किसे बोलोगे। देखो किसी सेल का वैद्युत वाहक बल वह विभवांतर होता है सेलों के बीच में जब परिपथ में धारा नहीं बह रही हो। जब परिपथ में धारा ही नहीं बह रही हो, करंट ही नहीं बह रहा हो, तब जब आप निकालोगे सेल के बीच में, सिरों के बीच में स्टूडेंट्स विभवांतर निकालोगे स्टूडेंट्स, वो विभवांतर होता है वैद्युत वाहक बल। लेकिन स्टूडेंट्स टर्मिनल विभवांतर वो विभवांतर है सिरों के बीच का वो विभवांतर है टर्मिनल विभवांतर जब परिपथ में धारा बह रही हो। यहाँ पर धारा नहीं बहेगी, यहाँ धारा बह रही होगी, तब विभवांतर आप निकालोगे सेलों के बीच का, वह होगा टर्मिनल विभवांतर। समझ गए। ये अंतर आपको इस तरह खड़ी बाई खींचकर लिख देना था। 1 नंबर का है ये अंतर, मिल जाएगा। आप 2 नंबर और चाहिए तो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व करिए, कर देते हैं। यही इसीलिए तो ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को फोड़ने की तैयारी मस्त हो जाएगी आपकी। एक देखिए स्टूडेंट्स, और प्लीज़ इस वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स, ज़रूर से। क्लियर। जो भी आपके दोस्त हैं उनकी भी बेस्ट तैयारी हो जाए, और हमारा भी यही मकसद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल से जुड़े, पढ़ें, फोड़ कराएं एग्ज़ाम में। ठीक है। चलिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं मज़ा आ रहा है कि नहीं। हमें भी खुशी मिलती है आपके कमेंट्स देखकर, इसलिए कहते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है कि 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 ओम के ब्राह प्रतिरोध से जुड़ी है। ठीक है। परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा है।
क्लियर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? अच्छा देखो, एक सेल बनाइए पहले, इस तरीके से सेल बना दिया, इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध है जो इसी के साथ रहता है, पता है आपको। उसके बाद सेल में एक बाहर से भी एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, बोला है सवाल में। विद्युत वाहक बल की सेल में 3.9 ओम का बाह्य प्रतिरोध जुड़ा है, तो 3.9 का स्टूडेंट्स एक बाह्य प्रतिरोध आप जोड़िए। और इसका प्रतिरोध तो पता ही नहीं हमें, आर है मान लो। इतना पता है कि इस परिपथ में जो धारा बह रही है वह कितनी एम्पियर की धारा है भैया? स्टूडेंट्स आई कितना है? 0.5 एम्पियर है। चलो ये हमें दे रखा है, यही से स्टूडेंट्स आपको हिंट मिलना चाहिए कि हमें क्यों दे रखा है भाई, ये हिंट हमें मिल गया। धारा क्या होती है स्टूडेंट्स? धारा होती है विभवांतर बटे में प्रतिरोध। विभवांतर पता है हमें सेल का कितना है? 2 वोल्ट है। ये प्रतिरोध पता है स्टूडेंट्स? प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये प्लस ये 3.9 प्लस में आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो इसको यहाँ रखिए, विभव को यहाँ रखिए, धारा का मान रखिए स्टूडेंट्स। देखिए आपका क्या मस्त तरीके से आंसर आता है। देखो 0.5 इक्वल्स टू 2/3.9 प्लस में आर। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। जो आर का मान है आपको मिल जाएगा। सॉल्व करके आर का मान तुरंत निकालिए स्टूडेंट्स, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में भी कि आप इस तरह के सवाल फोड़ सकते हो। आप कैलकुलेट करिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा एग्जाम में भी फोड़ने का। चलिए अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो, आप जानना चाहते हो कि सही है कि नहीं, तो आप कमेंट में आंसर बताइए कि स्टूडेंट्स कि हमारा ये वाला क्वेश्चन जो हमारा घ नंबर का जो आंसर है वो हमारा ये है, तो हम आपका सही है कि गलत है हम आपको बता देंगे रिप्लाई में, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं आपके लिए, तो आप भी जरा मेहनत करिए, आप भी कॉन्फिडेंस दिखाइए, फोड़िए क्वेश्चन को। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है कि 2 पतले लेंस को परस्पर संपर्क में हम रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त करिए। यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा। कहा जा रहा है कि भैया 2 उत्तल लेंस को हमने संपर्क में रखा है, अब इसका संयोजन का जो सूत्र है वह प्राप्त करिए, ये तो आपका काम है। उसके बाद जो एक एक्स्ट्रा सवाल है इसमें 1 नंबर का, यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन व्यवहार कैसा करेगा। कहा जा रहा है अगर स्टूडेंट्स हम क्या करें स्टूडेंट्स, ये जो संयोजन है इसमें से एक लेंस को हटाकर उत्तल लेंस ला दें, इसका जो फोकस है भैया इसका भी वही फोकस रहेगा, तो जो ये समायोजन है, संयोजन, ये किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा भैया? संयोजन किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा? तो स्टूडेंट जो ये संयोजन है वह आपका अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। किस लेंस की तरह? याद रखिएगा, अवतल लेंस की तरह लिखना है आपको। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। 5वां, चौथा भी खत्म हो गया। 5th नंबर में हमारा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए। कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं भैया? देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से हमने बता रखा है अपने मेन चैनल एजुकेशन शास्त्र पे, ठीक है। हमारा मेन चैनल एजुकेशन शास्त्र है जहाँ पर 40,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं। क्लियर, आप सभी भी दिल का हिस्सा बनिए, दिल से कनेक्ट हो सकते हैं इस चैनल से, जहाँ पर 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। क्लियर, और अभी तो केमिस्ट्री के 1 शॉट्स बिल्कुल ज़बरदस्त लेकर आया जा रहा है वहाँ पर, जिनसे बाहर क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही नहीं। क्लियर, तो आप वहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स अगर नहीं पार्ट है उस चैनल का तो जाकर जरूर जुड़ जाइएगा उस चैनल से, दिल से वो भी। और केमिस्ट्री का तो आप तैयारी बेस्ट तरीके से वहाँ से कर ही सकते हो। केमिस्ट्री का जो 1 शॉट है स्टूडेंट्स उस चैनल पर दिया जा रहा है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, किधर प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। क्लियर, वहाँ पर आपको दिखेगा 12th केमिस्ट्री के 1 शॉट्स, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ सकते हो, हर एक चैप्टर एक वीडियो से। क्लियर भाई, हमने इतने सारे पेपर्स आपको सॉल्व करा दिए हैं और हमने भी बहुत सारे कर चुके हैं, तो हमें पता है कि कहाँ से चीज़ें पूछी जाती है, तो हमने 1 शॉट्स में सारी चीज़ें अच्छे से बताई है। क्लियर, तो आप जा देख सकते हो, केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा आपका। और वहाँ पर स्टूडेंट्स
उसी चैनल पर ही हमने ये व्यतिकरण को भी अच्छे से समझाया है। आप व्यतिकरण आपको पढ़ना है तो आप सर्च कर लीजिएगा कि भैया तरंगों का व्यतिकरण एजुकेशन शास्त्र, अच्छे से आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। ये टॉपिक ऐसा है ना, समझ गए जाएंगे, इस टॉपिक से बहुत तरह के सवाल बनते हैं जो हमने एक वीडियो में पूरा बताया था 10-15 मिनट में कि व्यतिकरण क्या है और उससे सवाल कैसे कैसे बनते हैं, अच्छे से बताया है। व्यतिकरण एजुकेशन शास्त्र सर्च करके पढ़ लीजिएगा जरूर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है व्यतिकरण वाला। वैसे हम आपसे ऊपर से बताते हैं व्यतिकरण क्या होता है। जब दो तरंगे स्टूडेंट्स आपस में अध्यारोपित करती है, वो दो तरंगे जो होंगी उनका समान आवृत्ति होगा और एक दिशा में संचरित होंगी और आपस में टकराएंगी या अध्यारोपित होंगी, तो उस घटना को व्यतिकरण बोलते हैं। इसकी शर्तें बतानी है, दशाएं क्या क्या होनी चाहिए भैया वो, तो ये आप देखिए शर्तें पढ़ सकते हो। 4 शर्तें हमने लिख दी है, व्यतिकरण तो समझा दिया, शर्तें यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि कलांतर समय के साथ समान होना चाहिए, नियत होना चाहिए, तो उसको, और तरंगों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। तरंगों के अच्छे व्यतिकरण के लिए इनके आयाम भी बराबर होने चाहिए और तरंगों के बीच की जो दूरी है वह बहुत कम होनी चाहिए। क्लियर, ये है 4 शर्तें। और अगला है कि कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यही पहला जो आप देख रहे हो शर्त ना, क्या लिखा है हमने स्टूडेंट्स कि तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नियत हो, तो उसे ही क्या बोलते हैं, कला संबंध स्रोत बोलते हैं। जब तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नियत हो तो उसे कला संबंध स्रोत बोलेंगे। ठीक है, ये भी हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन पे कि भैया किसी प्राह चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो हमसे बस यहाँ पर सूत्र पूछा है, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछा है। तो क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, स्थितिज ऊर्जा चुंबकीय द्विध्रुव के U का वैल्यू होता है आपका स्टूडेंट्स माइनस का mb cos थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये हो गया सूत्र। और पूछा है स्थितिज ऊर्जा की अधिकतम व न्यूनतम मान क्या हो गए। भैया आपसे इसका पूछा है अधिकतम मान। अधिकतम मान कब होगा, मैक्सिमम ये कब होगा, मैक्सिमम हो जाएगा आपका प्लस का mb। सिंपल, ये माइनस का, अधिकतम मतलब कि प्लस का mb, और कम से कम मिनिमम मतलब कि माइनस का mb। कम से कम माइनस का mb, अधिकतम मान हो जाएगा प्लस का mb। ये हो गया सवाल 3 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद है प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। अध्रुवी और समतल ध्रुवी प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स पूछा गया है। और पूछा गया है ध्रुवण प्रकाश तरंगों की किस प्रकृति को पुष्ट करता है। तो ये पूरा एक ही बार में आपको हम आंसर बताते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्रुवण और अध्रुवण प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। देखिए जब प्रकाश तरंगों के कंपन से सिर्फ एक ही दिशा में ऊपर नीचे हो, जब प्रकाश तरंगों का तरंग क्या हो, एक ही दिशा में ऊपर नीचे होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का ध्रुवण बोलते हैं, और इसे ध्रुवी प्रकाश भी कहते हैं। लेकिन जब समतल में क्या हो, हर दिशा में, एक समतल में हर दिशा में प्रकाश ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहे, एक समतल में हर दिशा में स्टूडेंट्स ऊपर नीचे करता रहे। देखो ये एक समतल हमने बना दिया और इस समतल में ऊपर नीचे हर जगह हर दिशा में कर रहा है, तो ये अध्रुवी प्रकाश हो गया। क्लियर हो गया, खत्म आपका। और जो ध्रुवी प्रकाश तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है, की पुष्टि करता है। क्लियर या, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने एक ही बार में आपको बताए, 3 नंबर का था। चलो भाई, तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल कि दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे वोल्टता में तुलना कीजिए, इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है। सबसे पहला सवाल, तो प्रवाहित धारा का मान आपको निकालना है इस परिपथ में। क्लियर, कितना करंट बह रहा है, तो पहले यही कर लेते हैं। और उसके बाद हमें निकाल लेना है प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, और उस विभवांतर का गणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए। यानी कि इन दोनों का जो वोल्टेज है उसका जो योग होगा बीजगणितीय, उसकी तुलना करनी है हमें लगाए गए वोल्टता से। यानी जो लगाया है वोल्टता हमने 220 का, उससे तुलना करनी है, और उनमें कमी या ज़्यादा अंतर जो है वह क्यों होता है स्टूडेंट्स, वो भी बताना है हमें। चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, हमारे साथ करते हैं।
हाँ, तो इसमें एक प्रतिरोध है और एक हमारा धारिता है। ठीक है, पहले तो धारा का मान निकालना होता है। धारा का मान होता है, सभी जानते हैं, वोल्टेज अपॉन में डिस्टेंस जेड। जेड होता है टोटल का टोटल प्रतिरोध, एक तरीके से कुल प्रतिरोध। तो भैया इसका प्रतिरोध कितना है, R1 200 ओम है। R2 इसका प्रतिरोध कितना है डिस्टेंस, ये तो धारिता है, धारिता प्रतिरोध कैसे निकालोगे धारिता का, आप ही बताते हैं। संधारित्र का प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 1/c ओमेगा, होता है कि नहीं। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओमेगा कहाँ है, c तो दिख रहा है 15, c तो पता है 15 म्यू फराडे है। इसको फराडे में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर देना है। ठीक है, लेकिन ये ओमेगा कैसे निकालोगे, देखिए ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। क्लियर, तो देखिए 2πf की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 50, तो यहाँ 50 रखना है आपको। सॉल्व करेंगे 100 पाई आ जाएगा, यानी कि 314 एक तरीके से। ठीक है, तो ओमेगा पता चल गया, सी पता चल गया, इन दोनों को यहाँ रखना है, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस R2। तो R2 मिल जाएगा आपको, R1 मिल जाएगा। दोनों को आप जोड़ेंगे जैसे ही R1 प्लस में R2, तो आपको Z मिलेगा। Z मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, फिर धारा का मान निकालना है, जो कि हो जाएगा वोल्टेज 220 बटे में ये टोटल R1 प्लस R2। तो धारा आप निकाल लोगे खटाक से, कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, तो आपको 2 नंबर तो यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद आपको बताना है भैया इसका विभवांतर और इसका विभवांतर, इन दोनों का गणितीय योग आपको करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, गणितीय योग कैसे करोगे, देखो हम बताते हैं। पहले तो आप इन दोनों विभवांतरों को कैलकुलेट करना, ये निकालना स्टूडेंट्स। ठीक है, तरीका हम आपको बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में भी आपको ही करना है। ये सब भी हमने बता दिया कैसे क्या होगा। तो धारा तो आप निकाल ही लोगे, धारा आ गया तो देखिए V1 कैसे मिलेगा, V1 हो जाएगा आपका प्रतिरोध 200 का, और धारा प्रतिरोध जो है उस धारा का गुणा करेंगे, विभवांतर आ जाएगा। सभी जानते हैं ओम का नियम IR। इस तरह यहाँ पर भी आप क्या करोगे, जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स V1, भाई ये V2 हमने निकाला, V1 हो जाएगा। इसी तरह इसका जो प्रतिरोध आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कैलकुलेट करके वो प्रतिरोध रखिएगा आप सभी R2, और जो धारा आएगी उससे गुणा करिएगा, तो दोनों का विभव आपको मिल जाएगा। करना आप सभी, बहुत ही बेस्ट सवाल है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है स्टूडेंट, 30 मिनट्स ज़्यादा हो गए, इसलिए हम थोड़ा नहीं करा पा रहे। क्लियर, इसलिए समझ सकते हो आप सभी, लेकिन हम समझा रहे, पोस्टमार्टम करके ही जाएंगे, डोंट वरी। तो ये विभव आ गया। क्लियर, आपका बीजगणितीय योग कैसे होगा, बीजगणितीय योग इस तरह होगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे, तो भैया आपको बीजगणितीय योग मिल जाएगा। एक नंबर के लिए देख लो क्या करना पड़ रहा है इतना सब, तो बीजगणितीय योग हो गया। फिर बताना है दोनों में अंतर कितना है। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये अंतर क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि भैया इन दोनों विभव के बीच में V1 एंड V2 के बीच में जो कलांतर है, कलांतर वह कितना है, 90 डिग्री का है। इसलिए स्टूडेंट्स हम सीधे नहीं जोड़ते, स्क्वायर करके रूट लेते हैं और अंतर हमें मिलता है दोनों में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद है बोर का परमाणु मॉडल। सभी पढ़ते हैं भाई, इसको इसलिए हमने नहीं कराया क्योंकि ये तो सभी पढ़ के ही जाते हैं, बाकी इंग्लिश में लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो अब शायद 1 ही 2 सवाल बचे हुए हैं न्यूमेरिकल वाले। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, अब ज़्यादा कुछ नहीं है और वो आपको बताएंगे। हाँ, तो छठवा देख लीजिए, परावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है। क्लियर, ये आपको बताना है, परिभाषित करना है। ये थ्योरी हो गया, और ये नहीं आता तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आपसे पूछा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध बताना है। भाई क्या संबंध है स्टूडेंट्स, I बराबर होता है भैया NaVd और E नावेद E, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, और इसी फॉर्मूले का यूज करके स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आप कर लीजिएगा, डैट इज़ योर होमवर्क। अगर आप कहोगे पोस्टमार्टम कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, ये क्वेश्चन आसान है। आप हर एक चीज़ निकालना, ठीक है, और इस फॉर्मूले में रखना। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो देखो दिया है, मतलब ये n का वैल्यू है इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है, प्रभावित धारा दिया है स्टूडेंट्स, I का मान पता है आपको। क्लियर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, A का वैल्यू आपको पता है, n पता है, A पता है, I पता है स्टूडेंट्स।
ई भी पता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आपको पूछा क्या, अपवाह वेग पूछा है, अपवाह वेग यहाँ से पूछा गया है। क्लियर, यही ना, यही पूछा है ना, नहीं अपवाह वेग नहीं पूछा है। पढ़ेंगे तो किसी चालक तार की लंबाई 3 मीटर है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन इतना है, तो एक सिरे से दूसरे सिरों तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉनों को कितना समय लगेगा। अच्छा समय पूछा है भाई, क्या बात है, ये तो और भी मस्त क्वेश्चन हो गया। तब तो पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा। इस फॉर्मूले से आप चलो वीडी तो निकाल लोगे, हमने आपको बता दिया, आप वीडी कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर, लेकिन आपसे तो समय पूछा है ना, समय पूछा है कि तार अगर 3 मीटर का तार है तो भैया इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपके एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप सभी, समय हो जाएगा जो दूरी चलेंगे भैया और जितने वेग से चल रहे हैं वो वेग तो अनुगमन वेग के बराबर हो गया। दूरी है इस 3 मीटर की, तो 3 में वीडी आप करोगे तो आपको मिलेगा समय, जो इस क्वेश्चन का डिमांड था। क्लियर, तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। वीडी कैलकुलेट करके 3 मीटर को डिवाइड करिएगा वीडी से, समय मिलेगा आपको। क्लियर करना जरूर। चलिए, इससे आपकी बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस होगी, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। जितना मॉडल पेपर से आपकी प्रैक्टिस होगी ना, उतना कहीं और कोई कर ही नहीं सकता आपका। क्लियर, चलिए उसके बाद आपके देखिए पूछे गए हैं थ्योरी वाले सवाल, जो कि आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। ये नहीं आता तो अथवा में देख रहे हो न्यूमेरिकल दे देता है, अथवा में न्यूमेरिकल एक थ्योरी दे देगा साथ में न्यूमेरिकल। क्लियर डिस्टेंस, तो ये न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं एक बार कि एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या आपकी है 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध है इतना, इसमें फेरों की संख्या है 500, कुंडली के तल से इतना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, अपने अक्ष से परित कुंडली इतना सेकंड में इतना डिग्री घूम जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा भाई मुश्किल सा है, इसलिए हम इसको सॉल्व करा देते हैं आपको। ठीक है, चलो देखिए स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से ये क्वेश्चन। हाँ देखिए, कहा गया है कि एक कुंडली है, एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें कुंडली रखा हुआ है, इसमें फेरों की संख्या कितनी है 500 है। ठीक है, कुंडली तल इतना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ये चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत है चुंबक, ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र कितना है 3 × 10⁵ टेस्ला है, 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला है, सॉरी। और कहा गया है ये कुंडली की जो त्रिज्या है डिस्टेंस वो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर होगा। प्रतिरोध है कुंडली का कितना 2 ओम, यानी कि कुंडली में प्रतिरोध भी है आपका। अच्छा, कहा जा रहा है कुंडली 0.25 सेकेंड में 180 डिग्री घूम जाती है। क्लियर, ये कुंडली रोटेट कर गई कितना डिग्री 180 डिग्री, कितना समय में 0.25 सेकेंड में, ये बताया गया सवाल में। क्लियर, सब हमने लिख लिया जो बताया गया था। हमसे पूछा है प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है तथा धारा भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसके बाद हम धारा निकालेंगे। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हम सभी देखिए ये कैसे मिलता है स्टूडेंट्स, ये मिलता है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक फॉर्मूला होता है VEMF, फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है और कितने समय में हो रहा है, ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो समय तो पता है हमें, लेकिन हमें फ्लक्स में परिवर्तन नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे। ठीक है, 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल ही सबसे ज़्यादा पूछे गए। देखो फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा आपका BA cos थीटा माइनस का BA cos थीटा, ये पहले वाली स्थिति, ये दूसरी वाली स्थिति, क्योंकि 2 स्थिति बन रही हैं। पहले कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में चुपचाप रखा हुआ है, पहले के इस केस में स्टूडेंट्स θ1 0 डिग्री आप मानोगे। ठीक है, क्योंकि चुपचाप रखा हुआ है लंबवत अपना, लेकिन जब 180 डिग्री घूम गया तो भाई थीटा भी बदल जाएगा, θ2 हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स आपने पढ़ा होगा B.A होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही होता है BA cos थीटा, तो पहले केस में BA cos थीटा, दूसरे केस में BA cos थीटा, तो पहले केस में θ 0, दूसरे केस में 180 डिग्री घूम गया, θ 180 हो जाएगा। ठीक है, बाकी चुंबकीय क्षेत्र पता ही है, क्षेत्रफल निकाल ही लोगे πr² से, करिए जरा तो कैलकुलेट करिए, तभी 5 नंबर मिलेगा।
देखो बी ए क्या कर लेते, कॉमन कर लेते हम सभी में से, तो कॉस थीटा 1 यानी 0 डिग्री, कॉस थीटा 2 यानी 180 डिग्री। इसको करना है हमें। चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना था, देखेंगे हमारा चुंबकीय क्षेत्र 3 × 10⁻⁻5 और त्रिज्या है 0.1, तो रखेंगे यहाँ पर 3 × 10⁻⁻5, त्रिज्या है 0.1, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई 0.1 का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद कॉस 0 डिग्री होता है 1 और माइनस का कॉस 180 डिग्री होता है माइनस का 1, ये हुआ हमारा। उसके बाद देखेंगे आप सभी भाई, स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 9.42 स्टूडेंट्स इंटू 10 के पावर -7 इंटू 2, इतना बनेगा करने पर, सॉल्व करने पर गुणा भाग। चलो उसके बाद इसका 2 से मल्टीप्लाई करिए, 84 पॉइंट में 9 दूनी 18 इंटू 10⁻⁻7। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन। अब इस फ्लक्स में परिवर्तन को समय से भाग करेंगे, टाइम 0.5 सेकेंड 0.25 स्टूडेंट्स, तो आपको मिल जाएगा विद्युत वाहक बल। ईएमएफ क्या हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन को आप 0.25 से डिवाइड करिए तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा इजीली। उसके बाद सेकेंड सवाल भी पूछा गया था, धारा भी निकालनी थी इसमें से, तो धारा का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ओम ने ही बता रखा है, I बराबर होता है V/R। जो आप V निकालोगे विद्युत वाहक बल और उसको डिवाइड कर देना प्रतिरोध से, जो 2 ओम है धारा का प्रतिरोध उससे, तो आपको धारा मिल जाएगी जो इसमें बह रही है भैया हमारा। ठीक है, तो इतना बेस्ट सवाल बताओ आपको कौन कराएगा, कहीं और कराया जाएगा? बिल्कुल नहीं। इतना बेस्ट सवाल जो कि 5 नंबर का था। आप कहोगे सर हमें नहीं आता, हमें न्यूमेरिकल से डर लगता है, हम क्या करें? तो आप टेंशन मत लीजिए, जब भी ऐसा सवाल आता है डरावना सा, आप नहीं आ रहा है आपको, तो आपके सामने अथवा का भी ऑप्शन रहता है, तो आप इस सवालों को कर सकते हो बनाकर। ठीक है, क्या पता अथवा वाला जो सवाल है आपको आए, तो ये सब सॉल्व करने से, हमारे साथ पेपर्स करने से ही पता चलेगा कि हमें कि कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना है, कठिन सवालों में मेहनत करना है कि हमें आसान सवालों में करना है, कि थ्योरी को हमें अच्छे से पढ़ना है। आप न्यूमेरिकल में कमज़ोर हो कि हार्ड सवाल नहीं कर पाते हो, तो थ्योरी पे ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी को याद करो, क्योंकि ऐसे सवालों में अथवा रहेगा तो थ्योरी ही रहेगा जो कि आपको करना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी? चलिए भाई, उसके बाद स्टूडेंट्स बाकी सवाल आप पे हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही थक चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, थ्योरी है, न्यूमेरिकल हमने करा दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, करिएगा पूरा अच्छे तरीके से लर्न। ठीक है, तो कैसी रही आज की ये वीडियो? आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना। न्यूमेरिकल अगर हार्ड लगते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हो, अथवा रहता है एग्जाम में, लेकिन छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स में दोस्तों अथवा नहीं रहता है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, नो चॉइस, जो कि आपको हमने सिखाया इस वीडियो में। छोटे न्यूमेरिकल्स के कैसे फोड़ते हैं और बड़े न्यूमेरिकल्स भी आपने आपको समझाए। तो प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए कंसिस्टेंटली। एग्ज़ाम नज़दीकी है अब आपके लिए। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल से, जिससे हम भी आपकी जो मदद हो सके करेंगे। डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम के पेपर्स आपको सॉल्व करा रहे हैं। मेन चैनल पे केमिस्ट्री का पूरा 1 शॉट्स आ रहा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरा करवाएंगे। क्लियर? तो आप उस चैनल पे जाकर 1 शॉट से पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हो भाई। ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चैनल पे केमिस्ट्री में, उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला। अगले साल खुद ही मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा 2025 का, जो खुद ही सॉल्व कराएंगे स्टूडेंट्स पेपर बोर्ड का, तो आप खुद बताएंगे कि देखो जो मैंने बताया था उन्हीं में से आया है। ठीक है, तो बने रहिएगा इस चैनल से, दिल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करा कीजिए। कोई भी वीडियो आप देखो और प्यारा सा कमेंट भी करा कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, बस यही प्यारे से कमेंट्स वगैरह से ही मोटिवेशन हमें मिलता है। और बताइए चारों तरफ कौन ही है, आपके कमेंट्स है, आप हो और हम हैं। जो आपसे बातचीत कैसे होगी? जब आप कमेंट्स करोगे, अपने प्रॉब्लम्स को बताओगे तो या डाउट्स शेयर करोगे हमारे साथ, तो ही हमें भी खुशी मिलेगा कि नहीं आप सभी हमारे साथ हैं, तो हम भी इस तरह मेहनत आपके लिए करते रहेंगे। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार पोस्टमार्टम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।